This call is now being recorded. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुः ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जो कल का जो पाठ था उसमें हमने जो 6 सन्निकर्ष बताए गए हैं उनमें से 5 सन्निकर्ष जो थे उनकी चर्चा हमने की थी। वो 5 सन्निकर्ष संयोग, संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवायः, समवेत समवायः और विशेषण विशेष्य भावश्चेति। ये जो 6 प्रकार के जो सन्निकर्ष हैं उनमें से हमने 5 प्रकार के जो सन्निकर्ष हैं उनकी हमने चर्चा कर ली थी। अब यहाँ पर जो अंतिम सन्निकर्ष है विशेषण विशेष्य भाव, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो कह रहे हैं कि कुत्र विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष, ऐसा कह रहे हैं कि कहाँ पर विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है। तो कह रहे हैं अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भावः सन्निकर्षः घटाभाववत् भूतलम इत्यत्र चक्षु संयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वात्। इसको समझिए कि अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है। अभाव घटाभाव, जैसे कह रहे हैं कि घटाभाववत् भूतलम इत्यत्र चक्षु संयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वात्। अब विशेषण विशेष्य भाव का सन्निकर्ष का उदाहरण देते हैं कि अभाव प्रत्यक्ष घटाभाव, घट आदि का अभाव चक्षु के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है। जो घट है, घट का भी प्रत्यक्ष चक्षु इंद्रिय से होगा और उसका अभाव है वो भी चक्षु इंद्रिय के द्वारा ही प्रत्यक्ष होगा। घटाभाववत् भूतलम इत्यत्र, ये जो भूतल है, भूतल मतलब पृथ्वी, घटाभाववत् वह कैसी है? वो घट का अभाव है, वहां पर उस भूतल में घटा अभाव वाली है। तो इस तरह का प्रत्यक्ष होता है। कहना है कि घटाभाववत् भूतलम, कि जो भूतल है वह घट अभाव वाला है। यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि भूतले घटो नास्ति इति, ऐसे समझिए कि भूतले घटो नास्ति। यहाँ पर 2 चीजें मिलेंगी, तो विशेषण और एक विशेष्य। ठीक है, तो अभाव के प्रत्यक्ष में, इसीलिए कह रहे हैं कि अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है कि जो घटाभाव वाला भूतल है, इस ज्ञान में चक्षु इंद्रिय से संयुक्त भूतल है ना, और भूतल में भी भूतल कैसा विशेषण वाला है? तो घटाभाव वहां पर विशेषण है। तो भूतल हो गया विशेष्य और विशेषण हो गया घटाभाव। तो चक्षु इंद्रिय से संयुक्त भूतल में घटाभाव है, घटाभाव वाला विशेषण है। अब तर्क संग्रह दीपिकाकार में चलते हैं। वो क्या कहते हैं कि विशेष्य, दीपिकाकार कह रहे हैं कि विशेषण विशेष्य भावम उदाहरयति अभावेति। विशेषण विशेष्य भाव को बता रहे हैं, उसका उदाहरण दे रहे हैं कि अभावेति, कि अभाव के प्रत्यक्ष में कहना कि अभाव प्रत्यक्ष विशेषण विशेष्य भावा सन्निकर्षा, जो ऊपर बताया गया है उसको ही बता रहे कि अभावेति, कि अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष माना गया है। और कैसे माना गया? तो कह रहे तद उपायति, उसको बताते हैं कि घटाभाववत् इति, कि ये जो भूतल है वह घट अभाव वाला है। कहना है कि भूतले घटो नास्ति, भूतले घटो नास्ति, इस वाक्य के प्रयोग में यहाँ पर आपको 2 चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी? एक तो विशेषण और एक विशेष्य। ठीक है, तो जो भूतल है वह विशेषण है और भूतल विशेष्य है, और घटाभाव क्या है? घटाभावस्य, जो भूतल है वो घटाभाव का विशेष्य है और घटाभाव विशेषण है। तो कहना है भूतले घटो नास्ति इत्यत्र घटाभावस्य विशेषत्वम दृष्टव्यम, कि भूतल में घट का अभाव है, यहाँ पर घटाभाव का जो विशेषण है, विशेष्य है। घटाभाव तो हो गया विशेषण, अब उसका जो विशेष्य है, उसका विशेष्य भूतल है, दृष्टव्यम, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए। ऐसा कह रहे हैं कि एतेन अनुपलब्धे प्रमाणांतरत्वम निरस्तम। अब ऐसी अनुपलब्धि आपको हो रही है, अनुपलब्धि मतलब ऐसे घट का अभाव, घट की उपलब्धि तो है नहीं, अनुपलब्धि है। उपलब्धि होती तो वहां पे घट का अभाव नहीं होता, यदि उपलब्धि होती तब।
परंतु यहाँ पर अनुपलब्धि है, तो अनुपलब्धि का मतलब अभाव। तो जो प्रभाकर मीमांसक हैं, वो हमने आपको बताया था जब प्रत्यक्ष आदि पढ़ा रहे थे, तो जो प्रभाकर मीमांसक है वो 5 प्रकार के अनुमान मानते हैं, 5 प्रकार के प्रमाण मानते हैं। पांचवा जो प्रमाण है वो अभाव, अनुपलब्धि को स्वीकार करते हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि एतेन अनुपलब्धे, कि जो ऐसा अनुपलब्धि में, कि यहाँ पर अनुपलब्धि में क्या होगा, कि जो यहाँ पर अनुपलब्धि हो रही है, अनुपलब्धि को प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रमाणांतरत्वम निरस्तम, कि यहाँ पर अनुपलब्धि को प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रभाकर मीमांसक 5 प्रमाण मानते हैं। अनुपलब्धि मतलब जो उपलब्ध नहीं है, जिसका अभाव है। तो यहां भी भूतल में घट का अभाव है, तो वो कह रहे हैं कि अनुपलब्धि को प्रमाण मान लो, अनुपलब्धि प्रमाण मान लो। तो जो विशेषण विशेष भाव हम बना रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए, उसके द्वारा यहाँ पर अनुपलब्धि को प्रमाण नहीं मान सकते। तो अनुपलब्धि को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। कि यदि यत्र घटो अभविष्यत तरी भूतलम इव अदृक्षत, यदि यहाँ भविष्य में घट होगा, अभी तो नहीं है, अभी घट का अभाव है, लेकिन भविष्य में कभी होगा। यदि यत्र घटो अभविष्यत, यदि कभी होगा भूतल, भविष्य में घट होगा भूतल में, तो भूतल में दिखेगा, परंतु अभी अभाव है ना, अभी अभाव है। तो कह रहे हैं आगे कि दर्शना अभाव नास्ति इति तार्किक प्रतियोगित सत्व विरोध्य अनुपलब्धि सकृत इंद्रियेण एव ज्ञानोपपत्तः अनुपलब्धे प्रमाणांतरत्वा संभवात। अब इसको समझिए कि दर्शना अभाव का मतलब क्या होता है। दर्शना अभाव मतलब दर्शना भावाभाव, दर्शना भावाभाव, दर्शन मतलब कि दर्शन के अभाव का अभाव, दर्शना भावा भाव, दर्शन के अभाव का अभाव मतलब कि दर्शन। यदि हम दर्शना अभावाभाव कहें, दर्शन के अभाव का अभाव कहें, या दर्शन कहें, बात एक ही है। तो मतलब दर्शन, जहां पर दर्शन हो रहा है वहां पर तार्किक प्रतियोगी सत्व विरोध अनुपलब्धि सकृत इंद्रियण ज्ञानोपपत्तानुपलब्धे प्रमाणांतरत्व संभवात असंभवात, यानी ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है ना। ज्ञान की उत्पत्ति, कहीं पर आपको ज्ञान की उत्पत्ति हो रही, उत्पत्ति हो रही। तो वो ज्ञान की उत्पत्ति कब हो रही है आपको, कि जो मतलब इंद्रिय जो है वो ज्ञान मतलब उस द्रव्य को देख पा रहा है। द्रव्य मतलब कि घट, जो इंद्रिय जो है वो द्रव्य को देख पा रहा है, तभी आपको ज्ञान की उपलब्धि हो रही है कि ये घट है, ये घड़ा है। चक्षु इंद्रिय से हम घट को देख पा रहे हैं, तब आपको ज्ञान की उपलब्धि हो रही है कि ये घट है। क्यों हो रही है, तो कहना है कि विरोध्यानुपलब्धि सकृत, जो क्योंकि वहां पे विरोधी का अभाव है, विरोधी का अनुपलब्धि है, वहां पे विरोधी का अभाव है। अब इसको इस बात से समझिए कि आपके घर में एक कमरे में आप बैठे हैं और दूसरे कमरे में घट रखा है, घड़ा रखा है, तो आपको प्रत्यक्ष होगा? आपको प्रत्यक्ष नहीं होगा वहां पर, क्योंकि जो दीवार है वहां पर विरोधी है ना। तो बीच में कोई विरोधक ना हो, जब चक्षु से हम घट का प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो बीच में कोई विरोधक नहीं है, तभी हमको ज्ञान की उपलब्धि हो रही है। ठीक है। आप जैसे कि हमने बताया कि यदि आप दूसरे कमरे में बैठे हैं और एक कमरे में घट है और दूसरे कमरे में आप हैं, तो आपको वहां पे ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि दीवार वहां पे विरोधक है, इसलिए विरोधक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी इंद्रिय और द्रव्य आमने सामने होंगे, मतलब चक्षु इंद्रिय और घट आमने सामने होंगे, तभी आपको प्रत्यक्ष होगा, इससे ज्ञान की उपलब्धि होगी। अब उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, मतलब उसकी अनुपलब्धि है, घट का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो घट की अनुपलब्धि है ना। तो अभाव मानना चाहिए, अनुपलब्धि मानने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर अभाव मानना चाहिए। कहना ना ज्ञानोत्पत्ति, उस ज्ञान में
अनुपलब्धि हो रही है तो आपको अभाव मानना चाहिए। ज्ञान अनुपलब्धि मानने की प्रमाणांतर आपको अभाव मानना चाहिए, अनुपलब्धि मानने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो प्रमाणांतरत्व असंभवात, तो वहां पर अनुपलब्धि प्रमाण आपको आप नहीं मान सकते, वहां पर अभाव ही आप मान सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो द्रव्य, जो चक्षु इंद्रिय से जो जिस द्रव्य को हम देख रहे थे, तो वहां पे जो विरोधी है, विरोध की अनुपलब्धि है ना। और कब होगा हमको ज्ञान, कब होगा ज्ञान की उपलब्धि, कब होगी? जब द्रव्य और चक्षु इंद्रिय के बीच कोई विरोधी उपलब्ध ना हो, तो वहां पर आप उपलब्धि को, अनुपलब्धि को आप प्रमाण नहीं मान सकते, आप अभाव को ही माने। ठीक है, तो अब आगे कहना कि अधिकरण ज्ञानार्थम अपेक्ष इंद्रिय सैव, अधिकरण ज्ञानार्थम अपेक्षणीय इंद्रिय सैव कारणोत्युपपत्तः अनुपलब्धे करणत्वस्यैव करणत्वस्यै युक्तत्वात्। कह रहे हैं कि अब जैसे भूतल पर घट है, इसको समझिए, तो भूतल पर घट है, तो हमारी चक्षु इंद्रिय से पहले हमको भूतल, उसके अधिकरण का ग्रहण करना चाहिए। तो पहले जो हमारा संयोग होगा वह भूतल के साथ होगा, ना कि घट के साथ। पहले जो हमारे चक्षु इंद्रिय से हम जिसका ग्रहण करेंगे, जिसका संयोग करेंगे, वो भूतल के साथ करेंगे, उसके बाद हम घट का साथ करेंगे। तो अधिकरण ज्ञानार्थम, तो जो इंद्रिय हमारी चक्षु इंद्रिय है ना, तो इस कह रहे हैं कि अब जैसे भूतल पर घट है, तो पहले अधिकरण का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद घट का। इसलिए सबसे पहले हमें अधिकरण का प्रत्यक्ष करना है। तो इंद्रिय कारण हो गया, इंद्रिय कारण हो गया किसके प्रति? तो अधिकरण के प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष में इंद्रिय कारण हो गया, वही चीज यहां पे बता रहे हैं। लेकिन यहां पर घट का अभाव मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि यहां पर जो है घट का अभाव मिल रहा है, यहां पर कह रहे हैं कि घटाभाववत भूतलम, यहां पर घट का अभाव मिल रहा है। तो आपको ऐसी शंका भी हो सकती है कि जो चक्षु है वह घट के, जो घट का अभाव मिल रहा है उसके प्रति भी वो चक्षु कारण हो जाए, है ना, कि उसके अभाव के प्रति इंद्रिय कारण है। कि आंख से चक्षु, आंख से मतलब चक्षु से घट का अभाव मिल रहा है, ऐसा कहना ठीक नहीं है ना। यहां पर इंद्रिय कारण नहीं है, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे पहले अधिकरण में वहां पे अभाव है ना, हम तो अधिकरण को देख रहे हैं, अधिकरण में अभाव मिला है ना हमको। तो वो तो चक्षु इंद्रिय से ग्रही हो, वहां पे चक्षु इंद्रिय कारण नहीं है, वहां पे अधिकरण कारण है। तो कहना है कि अधिकरण ज्ञानार्थम अपेक्षणीय इंद्रिय सैव कारणत्वोपपत्ति अनुपलब्धे करणत्वस्य युक्तत्वात्। यहाँ पर यही बात बताई है कि जो अधिकरण है भूतल, वो मतलब चक्षु इंद्रिय से संयोग के द्वारा गृहीत हुआ, तो उस गृहीत होने में क्या कारण है? तो वो अधिकरण इंद्रिय कारण हो जाती, चक्षु इंद्रिय कारण हो जाती किसके प्रति? तो चक्षु अधिकरण के प्रत्यक्ष में। परंतु जो अभाव मिल रहा है, अनुपलब्धि हो रही है, वहां पर जो है वो करण, जो है करण मतलब अधिकरण, वो कारण है वहां पर, करण से युक्तत्वात्। ठीक है, कहना है कि विशेष्य भावो विशेषणस्य स्वरूपमेव ना अतिरिक्त संबंध। अब जो विशेषण भाव कह लो या विशेष्याभाव कह लो, दो है ना, विशेषण विशेष्याभाव, या तो आप विशेषण भाव कह लो या विशेष्याभाव कह लो, वह दोनों ही विशेषण विशेष्य स्वरूप में ही होंगे, उसके अतिरिक्त और कोई संबंध नहीं है। संबंध मतलब संयोग समवाय, वहां पर अभाव है, या तो विशेषण का अभाव कह लो या विशेष्य का अभाव कह लो। विशेष या तो भूतल का अभाव या घट का अभाव, वह दोनों ही विशेषण विशेष्य अभाव स्वरूप माने जाएंगे, और कोई अतिरिक्त संबंध नहीं है, ना अतिरिक्त संबंधा। ठीक है, ये तर्क संग्रह दीपिकाकार कह रहे थे। अब आगे न्याय बोधनीकार के मत में चलते हैं। न्याय बोधनीकार कह रहे हैं कि अभाव प्रत्यक्ष, कि अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष्य भावो नाम विशेषणता सन्निकर्ष, कि अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष्य भाव नाम का विशेषणता सन्निकर्ष होता है। अब पंचविध सन्निकर्षों परि
विशेषणता योजनीय। जो 5 आपको सन्निकर्ष बताए थे, ये छठा तो अभाव हो गया, विशेषण विशेष्य भाव, विशेषण विशेष्य भाव हो गया। परंतु जो इससे अतिरिक्त जो 5 बचे हैं, कौन कौन से बचे थे वो 5? संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय, और ये छठा ये विशेषण विशेष्य भावश्चेति। तो ये जो 5 प्रकार के जो आपको बचे हैं, जो ऊपर शेष रह रहे हैं, उनमें भी विशेषणता योजनीय, उनमें आपको विशेषणता योजनी मतलब जोड़नी है। कैसे जोड़नी है उसको भी बता रहे हैं कि जैसे कि संयोग विशेषणता, संयोग सन्निकर्षोपरि, सन्निकर्ष के ऊपर आपको विशेषणता जोड़नी, सन्निकर्ष के स्थान पर। तो कह रहे हैं कि संयोग विशेषणता, संयुक्त समवाया विशेषणता, संयुक्त समवेत समवाया विशेषणता, समवाया विशेषणता और समवेत समवाया विशेषणता, ऐसा आपको जोड़ना चाहिए। क्यों जोड़ना चाहिए उसको बताना। ये जो विशेषण है ना, ये जो विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होगा जो अंतिम वाला, उन 5 से होकर ही, होने के बाद ही होगा। उन 5 में पहले होगा, उसके बाद अभाव का प्रत्यक्ष आपको यहाँ विशेषण विशेष्य भाव के द्वारा गृहीत होगा। तो इसलिए हमको यहाँ पर विशेषणता योजनी, विशेषणता जोड़नी चाहिए। ठीक है। अब वो कैसे होगा तो बता रहे हैं कि पहले भूतल, पहले जो भूतल है, चक्षु इंद्रिय से पहले भूतल का ग्रहण करना चाहिए, तदुपरांत घट का। तो कह रहे हैं कि तथा ही द्रव्याधिकरण, द्रव्याधिकरण का अभाव प्रत्यक्ष इंद्रिय संयुक्त विशेषणता, तथा ही जैसे कि द्रव्याधिकरण, जो द्रव्य मतलब भूतल है, उसका अधिकरण में जो अभाव के प्रत्यक्ष में, मतलब द्रव्य मतलब कि भूतल, उसमें अभाव किसका मिल रहा है? घट का। उसके प्रत्यक्ष में इंद्रिय संयुक्त विशेषणता। अब वो कैसे है तो बता रहे हैं कि हमारी चक्षु इंद्रिय से पहले हमको भूतल का प्रत्यक्ष करना है। पहले हम भूतल का है करेंगे ना, उसके बाद ही हमको घट का ज्ञान होगा कि उस भूतल में घट है या नहीं है, घट की उपलब्धि है या अनुपलब्धि है, घट का भाव है, घट है यहाँ पर या नहीं है, उसके बाद ही ज्ञान होगा। तो सबसे पहले हमको भूतल का करना है। तो चक्षु इंद्रिय से संयुक्त हुआ भूतल, चक्षु इंद्रिय से द्रव्य, जो द्रव्य का अधिकरण है, जो द्रव्य है वहां पे भूतल, उससे संयुक्त हुआ हमारा, इंद्रिय से संयुक्त हुआ भूतल। तो यहाँ पर इंद्रिय संयुक्त विशेषणता, पहले चक्षु से हमको भूतल का ग्रहण करना है। विशेषणता क्यों कहा? क्योंकि सन्निकर्षो परि विशेषणता योजनीय, इसलिए हमको सन्निकर्ष के स्थान पर विशेषणता। तो इंद्रिय संयुक्त विशेषणता यहाँ पर हुई केवल भूतल के प्रत्यक्ष में। अब आगे कह रहे हैं कि द्रव्य समवेता अधिकरण अभाव प्रत्यक्ष, द्रव्य समवेता अधिकरण, द्रव्य समवेत अधिकरण अभाव प्रत्यक्ष इंद्रिय संयुक्त समवेत विशेषणता। कह रहे हैं कि अब हमको घट का ज्ञान होगा, क्योंकि जो भूतल है, भूतल में घट का अभाव मिल रहा है। किस संबंध से मिल रहा है? क्योंकि भूतल विशेष है और विशेषणता घट में जा रही है, तो विशेषणता संबंध से यहाँ पे अभाव मिल रहा है। तो कह रहे हैं द्रव्य समवेत, और जो द्रव्य में द्रव्य है उसमें समवेत, समवेता अधिकरण है अभाव प्रत्यक्ष इंद्रिय संयुक्त समवेत विशेषणता। तो किस संबंध से मिल रहा है? समवाय, क्योंकि द्रव्य में घट जो है वो समवाय संबंध से है, तो इसलिए यहाँ पर इंद्रिय संयुक्त होकर समवेत विशेषणता, इंद्रिय से संयुक्त हुआ पहले घट, वो इंद्रिय से संयुक्त हुआ पहले भूतल, उसके उसमें जो समवेत है, भूतल में जो समवेत है घट, उसको सन्निकर्ष, हमारी चक्षु इंद्रिय से सन्निकर्ष किसका हुआ? घट का हुआ। तो संवेद समवाय संबंध से वो संवेद से हुआ। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इंद्रिय संयुक्त समवेत विशेषणता कहा है। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि द्रव्य समवेत समवेताधिकरणा अभाव प्रत्यक्ष इंद्रिय संयुक्त समवेत समवेत विशेषण। अब जो भूतल है, भूतल में घट है, और घट में भी जो रूप है, जैसे हम बता रहे थे तृतीय जो सन्निकर्ष संयुक्त समवेत समवाय का, जब हमने सन्निकर्ष को बता रहे थे, जो तृतीय जो सन्निकर्ष है समवेत समवाय, उसको, उसकी जब हम चर्चा कर रहे थे, उसमें क्या था कि जो घट में जो रूप है और रूप में जो रूपत्व जाति है,
उसका प्रत्यक्ष हम वहां पे कर रहे थे, किसके द्वारा? संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष के माध्यम से। अब उसका अभाव ग्रहण करना है, तो उसका अभाव भी इसी सन्निकर्ष के माध्यम से ग्रहण होगा। तो कह रहे हैं कि द्रव्य समवेत समवेत, इसलिए दो बार समवेत कहा कि पहले भूतल, भूतल में घट, घट में रूप, और रूप में भी रूपत्व, इसलिए यहाँ पर दो बार समवेत का अधिकरण, जो अभाव प्रत्यक्ष हो रहा है उसका अभाव प्रत्यक्ष हम जो कर रहे हैं, उसमें पहले चक्षु इंद्रिय जो है वह संयुक्त होगी भूतल के साथ, फिर उसमें जो समवेत मतलब घट है, और घट में भी जो रूप है, रूप में जो रूपत्व जाती है, रूप है, उसमें जो क्या है विशेषणता, वहां पे जो विशेषण जो रूपत्व का अभाव है, इसलिए वहां पे हमको इंद्रिय संयुक्त समवेत इंद्रिय संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता कहा। इसलिए हमको वहां पे उसके ग्रहण करने के लिए हमको कौन सा सन्निकर्ष, कौन सी विशेषणता चाहिए? तो इंद्रिय संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता चाहिए। आगे कह रहे हैं कि संयोग स्थाने संयुक्त पदम घटित्वा समवाय स्थाने समवेत पदम च घटित्वा अभाव प्रत्यक्ष स्थले निर्वाह निर्वाह। कह रहे हैं कि संयोग के स्थान पर, जो संयोग कह रहे हैं, तो संयोग के स्थान पर हमको क्या लेना है, क्या क्या पद घटाना है, क्या किस पद को लेना है? तो कहना है संयुक्त पदम, संयुक्त के स्थान पर संयुक्त पदम, और समवाय के स्थान पर, समवाय है ना, समवाय निकर्ष बताया, उसके स्थान पर समवेतम, समवेत पदम हमको लेना है। कहां पर? कि अभाव प्रत्यक्ष में, जब हम उनका अभाव का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो उस प्रत्यक्ष में संयोग के स्थान पर संयुक्त पद लेना है, और समवाय के स्थान पर समवेत पद लेना है। ऐसा निर्वहन करना चाहिए। तथा च घट द्रव्य समवेतम घटत्वम पृथ्वीत्वादिकम रूपादिकम च, और जो जो घट द्रव्य, घट रूपी जो द्रव्य है, उसमें समवाय संबंध से घटत्व रहेगा, पृथ्वीत्व भी रहेगा, और रूप भी समवाय संबंध से रहेगा। ठीक है, इसीलिए हमको समवेत, समवेत समवाय को बताया ना कि समवाय के स्थान पे समवेत देना, इसलिए द्रव्य समवेत, घट द्रव्य समवेतम, इसलिए द्रव्य में समवेत मतलब समवेत होकर समवाय संबंध से क्या रहेगा? घटत्व भी रहेगा, पृथ्व्यादिकम जो भी है, पृथ्वीत्व है, रूपादिकम वो रहेंगे। अब आगे कह रहे हैं कि तत्र नील आदव, कि वहां पर नील आदव, जो नील है ना, नील आदव में पीतत्वाभाव, नील आदव पीतत्वाभाव घटत्वादि जातस्व पटत्वाभावश्च वर्तते। जो यदि जो घट है वो नील वर्ण का है, तो उस नील वर्ण में पीतत्व का अभाव मिलेगा या नहीं मिलेगा? नील में नीलत्व तो रहेगा, नील रूप में नीलत्व जाति रहेगी, पीतत्व जाति तो रहेगी नहीं। पीतत्व मतलब पीले कलर की जाति जो है, पीतत्व जो है वो तो वहां रहेगी नहीं, वहां पर तो नीलत्व रहेगा। ठीक है, और घटत्वादि जातो, और जो घट में जो घटत्व जाति है, उसमें पटत्व जाति मतलब जो पट मतलब वस्त्र, वहां पे पटत्व तो रहेगा नहीं, घटत्व जाति का अभावश्च वर्तते। वहां पर जो नील में पीतत्व का अभाव रहता है, और घट में पटत्व का अभाव वर्तते रहता है, ऐसा कह रहे हैं। और साचा अभाव, और ये जो अभाव है वो किससे लेना है? तो संयुक्त समवेत विशेषणता सन्निकर्षेण गृह्यते। तो जो ये जो अभाव है वह संयुक्त समवेत विशेषणता सन्निकर्ष से आपको ग्रहण करना है। कैसे ग्रहण करना है? कि आपकी जो चक्षु से संयुक्त हुआ घट है ना, पहले घट हुआ, फिर घट में जो समवेत है घटत्व जाति, उसमें पटत्व का अभाव मिलेगा या नहीं? घटत्व में पटत्व का अभाव तो मिलेगा, तो वो किससे लेना है? कि संयुक्त विशेषणता, संयुक्त समवेत विशेषणता सन्निकर्ष से आपको ग्रहण करना है। इसी तरह से नीलत्व जो जाति है उसमें पीतत्व का अभाव मिलेगा, तो वो भी अभाव आपको किस सन्निकर्ष से गृहीत करना है? साचा अभाव संयुक्त समवेत विशेषणता सन्निकर्षेण गृह्यते। ठीक है, एवं नीलत्वादि जातौ पीतत्वा अभावो अपि इंद्रिय संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता सन्निकर्षेण गृह्यते। जिस तरह से घट में पट का अभाव मिल रहा था, के संबंध से संयुक्त समवेत विशेषणता सन्निकर्ष से मिल रहा था, उसी प्रकार नीलत्व जाति में पीतत्व का जो अभाव है, वह अभाव वो किस सन्निकर्ष से गृहीत करना है? तो इंद्रिय संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता सन्निकर्षेण गृह्यते। तो ये जो अभाव है, अब उसको कैसे गृहीत करना है समझिए। कि जैसे पहले जो चक्षु है वो हमारी जो है वो घट से संयुक्त होकर हमको घट का ज्ञान कराएगी। चक्षु से संयोग हुआ घट का, और घट में जो रूप है
वो भी समवाय संबंध से रहता है, समवेत, है ना। तो इंद्रिय संयुक्त हुई घट से, और घट में जो समवेत रूप है, रक्तत्व है, पीतत्व है, नीलत्व है ना, वो भी जो रक्त रूप जो है वो समवेत है, समवाय संबंध से। और जो रक्त में जो रक्तत्व जाती है, नील में जो नीलत्व जाती है, और पीत में जो पीतत्व जाती है, वह भी समवाय संबंध से। तो यहाँ पर जो नीलत्व आदि जातों में, जो नील आदि में, जैसे घट नील वर्णीय है, उस नील में नीलत्व रहेगा, और उस पीतत्व का अभाव, उस नील में जो नीलत्व जाति है, उस जाति में पीतत्व का अभाव कौन से सन्निकर्ष से गृहीत करना है, तो कह रहे हैं कि इंद्रिय संयुक्त, चक्षु इंद्रिय से संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता सन्निकर्षेण गृह्यते, है ना। तो कह रहे हैं कि जो जो नीलत्व जाति में जो पीतत्व का अभाव मिल रहा है, वह अभाव आपको इंद्रिय संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता सन्निकर्ष से गृहित करना है या उसका ज्ञान करना है। तो घट समवेतम नीलम, जो घट में समवेत मतलब यहाँ पे बताया है कि पहले ही कह चुके हैं कि जो समवेत पद, समवाय से हमको कह रहे हैं, समवाय के स्थान पर समवेतम पदम, कि समवाय संबंध के स्थान पर हमको समवेत पद का उपयोग करना है। तो कहना है घट समवेतम, घट में समवाय संबंध से नील रह रहा है ना, और उस नील में तत्समवेतम, उस नील में समवाय संबंध में नीलत्व है, और उस तद विशेषणता, और उसकी जो विशेषणता होगी वो पीतत्व अभाव है, वो पीतत्व में जो पीतत्व का अभाव जो मिल रहा है उसमें वर्तते, उसमें रहती है। इति संक्षेपा, ऐसा समझना चाहिए कि जो घट में जो नील नील रूप रह रहा है, और नील में जो नीलत्व जाती है, पहले हमको घट से चक्षु इंद्रिय से घट संयुक्त हुआ, हमको घटक ज्ञान हुआ कि ये घट है, ऐसा ज्ञान हुआ, इत्याकारक ज्ञान की प्रतीति। और उसमें जो घट में भी घट कैसा है कि नील रूप वर्ण वाला है, तो घट में जो नील रूप रहेगा वो संवेत होकर रहेगा, मतलब समवाय संबंध से रहेगा, ठीक है। और नील में भी जो नीलत्व जाती है वो तत्समवेतम, वो नील में नीलत्व जाति समवाय संबंध से रहेगी, ठीक है। और उसकी जो विशेषणता है ना, वो किस में रहेगी, वो पीतत्व में रहेगी, क्योंकि नीलत्व में पीतत्व का अभाव मिलेगा। तो ऐसी विशेषणता कहाँ रहेगी, पीतत्व में, पीतत्व अभावे वर्तते, ठीक है। इति संक्षेपा, ऐसा समझना चाहिए। तो यहां पर न्याय बोधनीकार के मत में भी हमने, न्याय बोधनीकार क्या कह रहे हैं, अभाव प्रत्यक्ष के सन्निकर्ष जो है, विशेषण विशेष अभाव सन्निकर्ष, उसके विषय में वो भी समझा, ठीक है। तो हमने संयोग, पहला जो सन्निकर्ष संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय समवेत समवाय, और विशेषण विशेष्य भाव जो सन्निकर्ष है, इन सन्निकर्ष की हमने चर्चा की। तो जो हमारा प्रत्यक्ष जो था, प्रमाण यथार्थ अनुभव, हमने प्रत्यक्ष जो यथार्थ अनुभव मतलब प्रमा, मतलब कि ज्ञान, वो कितने प्रकार के बताए थे, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द के भेद से। उनमें जो पहला प्रत्यक्ष है उसका समापन यहाँ पर होता है, ठीक है। आगे जो है वो अनुमान, अनुमिति, अनुमान, उसका निरूपण हम करेंगे। तो आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि अनुमिति करणम अनुमानम, कि अनुमिति के करण को, करण मतलब असाधारण कारण, कारण दो प्रकार के बताए थे, साधारण और असाधारण, ठीक है। साधारण कारण जो होते हैं वो ईश्वर इच्छा इत्यादि प्रकार के जो कारण होते हैं उनको साधारण कारण कहते हैं। और असाधारण कारण मतलब जो कारण जो है साधारण, उनको कहते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, अतिशयतम जो जरूरी हैं, उनके बिना कार्य उत्पन्न ही ना हो, उनको हम असाधारण कारण कहते हैं। तो अनुमिति के करण को अनुमान कहते हैं, ठीक है। तो तर्क संग्रह दीपिकाकार भी कह रहे हैं कि अनुमितिम लक्ष्यति अनुमानम लक्ष्यति अनुमिति करणम इति, वे भी कह रहे हैं कि अनुमान का लक्षण कर रहे हैं कि अनुमानम लक्ष्यति अनुमिति करणम इति, कि अनुमिति का करण जो है उसको हम अनुमान कहते हैं, अनुमिति का करण जो है उसको अनुमान कहते हैं, ठीक है। मतलब कि अनुमिति के करण मतलब असाधारण कारण जो है उसको हम अनुमान कहेंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अनुमानम लक्ष्यति, न्याय बोधनीकार कह रहे हैं कि अनुमानम लक्ष्यति अनुमिति इति, कि अनुमान का लक्षण कर रहे हैं कि अनुमिति करणम अनुमानम,
अनुमिति के करण को अनुमान कहते हैं। कि अनुमितौ व्याप्ति ज्ञानम करणम, कि अनुमिति में मतलब अनुमान में जो करण है वह व्याप्ति ज्ञान करण है। ठीक है, प्रत्यक्ष जो हो रहा था वो हमने चक्षु इंद्रिय के माध्यम से प्रत्यक्ष हो रहा था, और भी इंद्रियों के माध्यम से हमको प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा था। अब अनुमान कैसे होता है, अनुमान को हम कैसे करते हैं, अनुमान को, तो अनुमान में जो करण है वो व्याप्ति ज्ञान है, मतलब अनुमान के प्रति जो असाधारण कारण है वो व्याप्ति ज्ञान है। यदि व्याप्ति नहीं होगी तो अनुमान हमको नहीं होगा। व्याप्ति क्या होती है, तो कह रहे हैं साहचर्य नियमो व्याप्ति। इसको इस बात से समझिए कि साहचर्य नियम क्या होता है, कि पाकशाला में हमने अग्नि और धूम का साहचर्य नियम देखा, कि जहां पर अग्नि है वहां वहां धूम है, ये हमने साहचर्य नियम देखा। ठीक है, और ये ऐसा हमको प्रत्यक्ष हुआ कि जहां जहां पर अग्नि है वहां वहां पर धुआं, धूम जरूर है, धूम मतलब धुआं, वहां पर धुआं जरूर रहता है। ये हमको ज्ञान हो गया, ऐसा देखकर हमको ज्ञान हो गया। ठीक है, अब ऐसा ज्ञान लेकर, ऐसा ज्ञान हमको गृहीत हुआ, उसके बाद हमने दूर कहीं धुआं उठता हुआ देखा, तो हमारे मन में अनुमिति हो, अनुमान हो जाता है, अरे वहां धुआं उठ रहा है तो मतलब वहां अग्नि जरूर है। तो इस प्रकार से हमको अनुमान होता है। तो अनुमान में जो है वो व्याप्ति ज्ञान कारण होता है। ठीक है, व्याप्ति ज्ञानम करणम, जो अनुमिति के, व्याप्ति ज्ञान के बिना आपको अनुमिति मतलब अनुमान नहीं होगा। ठीक है, तो कहना है परामर्शो व्यापार। अब परामर्श क्या है वहां पे, व्यापार। परामर्श क्या होता है कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, जो व्याप्ति से विशिष्ट ज्ञान हो उसको परामर्श कहते हैं। तो परामर्श क्या हुआ, वहां पर व्यापार हुआ, और उस व्यापार का फल क्या हुआ हमको, कि क्या नाम है, व्याप्ति का जो फल है, व्याप्ति विशिष्ट से जो ज्ञान हो रहा था उसको परामर्श कह रहे थे, उस परामर्श का फल हमको अनुमिति, अनुमान हुआ। अनुमिति फलम कार्यम इत्यर्थ। इस प्रकार से ये कार्य होते हैं, पहले व्याप्ति होगी, व्याप्ति ज्ञान के बाद परामर्श, और परामर्श जो व्यापार हो रहा है, व्यापार का, उस व्यापार का जो फल है वो क्या है, अनुमिति, अनुमान, कार्यम इत्यर्थ। कह रहे हैं कि परामर्शस्य व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वात् व्याप्ति ज्ञान जन्यम अनुमिति जनकत्वा जन्यत्वे सति जन्य जनकत्वा रूपम व्यापारत्वम उत्पन्नम। अब जो व्यापार का लक्षण हो रहा है, होता है ना, कि तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारा, अब उस लक्षण में इसको घटा रहे हैं कि परामर्श से क्या होता है, व्याप्ति उत्पन्न होती है। ठीक है, और व्याप्ति से ज्ञान, जो ज्ञान जन्यत्वाद, व्याप्ति से किसका, अनुमान का ज्ञान होता है। ठीक है, कह रहे हैं कि व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति, व्याप्ति ज्ञान से जो अनुमिति, अनुमान जो जन्म हुआ है, ठीक है, उस जनकता जो है वो व्याप्ति में चली गई, जनकता। ठीक है, और उसमें जो तज्जन्य जनकत्वम, और जो ऐसे जन्य जनकत्वम वाला व्यापार उत्पन्न हो रहा है, परामर्श है। ठीक है, व्यापारत्वम उत्पन्नम, यहाँ पर जो है वो व्यापार के लक्षण में जो ये कार्य हो रहा था, कि पहले अनुमिति का जो जनक है वो व्याप्ति ज्ञान है, और व्याप्ति ज्ञान परामर्श से, ठीक है, परामर्श व्यापार हो रहा है, और उसका जो फल है, फल का जो जनक है ना, अनुमिति व्याप्ति ज्ञान, फलम फलम कार्यम इत्यर्थ। यहाँ पर उस लक्षण को घटाया है केवल, और कोई बात नहीं कही गई है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि अनुमिति करणत्वम अनुमानस्य लक्षणम, कि जो अनुमिति करणत्वम, करण मतलब कि अतिशयितम साधकतमम करणम, जो बहुत जरूरी है, जिसके बिना कार्य ना हो। तो अनुमान में अनुमिति जो है, अनुमिति करणत्वम अनुमानस्य लक्षणम, ऐसा लक्षण अनुमान का बनाया, जो अनुमिति का जो असाधारण कारण है उसको हम अनुमान कहेंगे। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि अनुमानम व्याप्ति ज्ञानम, और जो अनुमान जो है वो व्याप्ति ज्ञान है। व्याप्ति मतलब साचार्य नियमो व्याप्ति। हमने पाकशाला में देखा कि चूल्हे में अग्नि और धुआं दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि, ऐसा हमको साचार्य नियम, साचार्य व्याप्ति हमको गृहीत हुई, और उस व्याप्ति से, उस व्याप्ति हमको गृहीत हो गई, उस ऐसा ज्ञान हमको हो गया,
और उस ज्ञान को लेकर हम पर्वत, ज्ञान से गृहित होकर हम कभी पर्वत पे गए तो आपने धुआं देखा होगा, आग लग जाती है जंगलों में, तो धुआं देखते हैं, उस धुएं से हम अनुमान कर रहे हैं, उस व्याप्ति के द्वारा हमको अनुमान का ज्ञान हो रहा है। तो यही कहना कि अनुमानम व्याप्ति ज्ञानम एतस्य परामर्श रूप व्यापार द्वारा अनुमिति अनुमितिम प्रति असाधारण कारणतया अनुमिति कारणत्वम उत्पन्नम। और ऐसे परामर्श परामर्श व्यापार, परामर्श रूपी व्यापार के द्वारा अनुमितिम प्रति, जो अनुमिति के प्रति जो है असाधारण कार्य, जो असाधारण कारण जो है वो अनुमिति कारणत्वम उत्पन्नम, जो अनुमान के प्रति, वो जो अनुमिति के प्रति जो असाधारण कारण है, वह कारण कौन है? तो अनुमान। अनुमिति कारणत्वम, अनुमान का जो कारण है, वो अनुमिति का जो कारण अनुमान है वह उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जो अनुमिति है, अनुमान, अनुमान में व्याप्ति ज्ञान कारण होता है, बिना व्याप्ति के हमको ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, तो इसके आगे की चर्चा कल करेंगे। तो अभी सुनिए कि हमने पहले प्रत्यक्ष का ज्ञान किया, उसके बाद अब हम अनुमान के प्रकरण में आ गए हैं, अनुमान को भी समझ लिया कि अनुमान क्या होता है। तो प्रत्यक्ष जो थे वो 6 प्रकार के थे: ग्रहणज प्रत्यक्ष, रासन प्रत्यक्ष, चाक्षुष प्रत्यक्ष, त्वच प्रत्यक्ष, श्रवण प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष। ठीक है, तो ग्रहणज प्रत्यक्ष में पहले आत्मा जो है वो मन के साथ संयोग करती है, मन घ्राण इंद्रिय के साथ और इंद्रिय गंध के साथ, तब जाकर हमको गंध का प्रत्यक्ष होता है। तो वो उस प्रत्यक्ष को हम ग्रहणज प्रत्यक्ष कहते हैं। और जो रासन प्रत्यक्ष है उसमें पहले आत्मा मन के साथ संयोग करता है, मन रसन इंद्रिय के साथ, और इंद्रिय जो है, जो उसका विषय है, इंद्रिय रसन इंद्रिय से हम किसका विषय करते हैं, किसका ज्ञान करते हैं? तो रस का। तो जो रासन इंद्रिय है वो रस के साथ संयोग करेगी, इस रासन प्रत्यक्ष होगा। इसी तरह से ये जो प्रक्रिया है वो रूप के प्रत्यक्ष में भी रहेगी, स्पर्श के प्रत्यक्ष में रहेगी, तो शब्द के प्रत्यक्ष में रहेगी। और जो मानस प्रत्यक्ष है वो सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष कराता है, आत्मा का प्रत्यक्ष कराता है। तो आत्मा पहले मन से प्रत्यक्ष होगा, मन बुद्धि से, बुद्धि सुख दुख आदि से। ठीक है, तो हमने प्रत्यक्ष की चर्चा करी, अनुमान की चर्चा करी। अनुमान क्या था कि अनुमिति करणम अनुमानम, जो अनुमिति का जो असाधारण कारण है उसको अनुमिति कहते हैं। और अनुमिति में व्याप्तिक ज्ञान कारण होता है, बिना व्याप्तिक ज्ञान के हमको अनुमान का हम अनुमान नहीं कर सकते। ठीक है, और परामर्श व्यापार होता है, और उस व्यापार का फल क्या होता है? तो अनुमिति, ऐसा बताया। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं, आगे की चर्चा हम कल करेंगे। इस जो प्रत्यक्ष और अनुमान में यदि आपको कोई प्रश्न है, शंका है, तो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर कल इसी समय मिलते